Hello students, I am CS Raman Rastogi and I will be your faculty for this module, that is currency derivative module. So we will be covering each and every chapter that is included in currency derivative module, and I will cover the important topics from the exam point of view. So let's start the video. So in this video we will cover only the first chapter and the name of the chapter is Introduction to Currency Markets. तो देखना ये है कि करेंसी मार्केट्स होता क्या है और किस किस के लिए ये पूरा मॉड्यूल जो है किस किस के लिए यूजफुल है। तो ये पहले हम समझ लेते हैं। देखिए करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल्स के अंदर ये बताया गया है कि हाउ यू कैन ट्रेड इन करेंसी। स्पेशली ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी एक्सचेंज के यहाँ काम करते हैं, ब्रोकर करेंसी एक्सचेंज में काम करते हैं या फिर करेंसी ब्रोकर्स के यहाँ काम करते हैं या फिर एज अ डीलर की प्रोफाइल में करेंसी ब्रोकर या करेंसी एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कि करेंसी का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, करेंसी मार्केट कैसे काम करती है, उसको रेगुलेट कौन करता है, कौन कौन सी करेंसीज है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड होगा, और अगर करेंसी के अंदर हमें ट्रेड करने हैं तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, किस किस तरीके से हम करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के थ्रू समझेंगे। Our first topic is brief history of foreign exchange markets. तो foreign exchange market इंडिया में कैसे है और all over the world क्या इसकी historical background है, थोड़ा सा वो समझते हैं। तो द थिंग इज कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन यानी अंतरराज्यीय व्यापार या अंतरदेशीय व्यापार जिसको हम बोलते हैं, यानी अक्रॉस द कंट्री जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कंट्री स्टार्टेड ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ। As they realize that everything cannot be produced in each country or cost of production of certain goods is cheaper in certain countries than others. तो क्या क्या रहे, ग्लोबलाइजेशन किस लिए स्टार्ट हुआ कि कुछ देश ऐसे थे जहाँ पे केवल रॉ मटेरियल था, प्रोसेस गुड्स नहीं था, तो उनको प्रोसेस गुड्स चाहिए तो वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल अपने देश से बेच के बाहर से इंपोर्ट करते थे। और कहीं पे ये भी था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी देश में ज्यादा है और दूसरे देश में कम है, तो वहां से इंपोर्ट करने में ज्यादा बेनिफिट होता था। जैसे कि हमें सबको पता है कि चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लेस और चाइना में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम कॉस्ट पे होते हैं। तो इससे चाइना से तो पूरी दुनिया ने एक्सपोर्ट कराना स्टार्ट करा। तो अब क्या हुआ, द ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड रिजल्टेड इन इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप किसी दो देशों के अंदर बिजनेस होता है, किसी दो देशों में व्यापार होता है, तो वहां पे एक ट्रांजैक्शन भी होगी, यानी ट्रांजैक्शन रुपीज में मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन होगी। तो वो मॉनेटरी टर्म्स किस किस बेसिस पे डिसाइड होंगी और कौन कौन सी मॉनेटरी वैल्यू होगी, तो वही करेंसी मार्केट का वहीं से एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वहीं से करेंसी मार्केट की, एक रेगुलेटेड करेंसी मार्केट की जरूरत महसूस हुई। सो फॉरेन एक्सचेंज वहीं से पूरी पिक्चर में आता है। So foreign exchange is value of one currency of one country versus the value of currency of other country. तो वहां से foreign exchange आया। तो each country has its own brand alongside its flag. तो हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे इंडिया की कौन सी है, INR इंडियन नेशनल रुपीज, और जैसे यूएस की कौन सी है, यूएस डॉलर। तो वहां पे हर कंट्री का एक अपना ही करेंसी होती है। लेकिन जब वो फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, जब आप एक करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। और उन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है, उसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि कौन सी करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले क्या उसकी वैल्यूशन रहेगी। So whenever there is a cross-border trade, there is a need to change one brand of money for another brand, and this exchange of two currencies is called as foreign exchange या फिर simply forex। ठीक है। तो दो करेंसीज के अंदर ट्रांजैक्शन जब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो कौन कौन सी मेजर ट्रेडिंग करेंसीज हैं, कौन कौन सी करेंसीज इंडिया के अंदर वाइडली ट्रेडेबल है या फिर इंडिया के अंदर वाइडली एक्सेप्टेबल है, अब वो देख लेते हैं। तो हम जब दो करेंसीज की एक साथ बात करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, करेंसी पेयर्स, यानी एक करेंसी दूसरी करेंसी में इजीली कन्वर्टेबल है, इजीली ट्रेडेबल है। A currency pair is the dynamic quotation of the relative value of a currency unit against the unit of another currency in the foreign exchange market। क्या कह रहे हैं, एक यूनिट डोमेस्टिक करेंसी की दूसरी यूनिट करेंसी से जब आप ट्रांजैक्ट करते हो एक मार्केट के अंदर, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड द मेजर्स। तो मेजर करेंसी कौन कौन सी है, सबको पता है, यूएस डॉलर तो सबसे पहले है। तो यूरोप रीजन को जो कंट्रोल करती है करेंसी वो कौन सी है, यूरो है। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूएस डॉलर करती है। फिर एशिया में सबसे बड़ी करेंसी जापानीज येन यानी जापान। देन अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो पाउंड स्टर्लिंग। देन ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद कैनेडियन डॉलर, और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो स्विस फ्रैंक यानी सीएचएफ जिसको हम बोलते हैं।
These currency follow a free floating method of valuation. Free floating क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न, मतलब इन करेंसीज को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। और फ्री फ्लोट मतलब जो डोमेस्टिक फोर्सेज हैं, जो मार्केट फोर्सेज हैं, यानी डिमांड और सप्लाई, ये उसके उसके थ्रू वैल्यू होती है। जिसकी जितनी डिमांड उसकी उतनी वैल्यू हाई, और जिसकी जितनी सप्लाई या फिर कम डिमांड है तो उसकी उतनी वैल्यू कम होगी। सो अमंग दीज करेंसीज द मोस्ट एक्टिव करेंसी पेयर्स इन द वर्ल्ड आर यूरो यूएसडी, और ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा 30 to 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज इन यूरो यूएसडी। Then USD JPY यानी जापानीज येन, then GBP USD और ऑस्ट्रेलियन डॉलर to US डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, so on so forth। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रेड यूरो यूएसडी में होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यूरो एंड यूएसडी के अंदर कितना ट्रेड होता है? पूरे वर्ल्ड का 24% गोज टू यूरो यूएसडी, और जापान जापानीज येन के साथ 13%। और आप देखोगे कहीं ना कहीं सारी करेंसीज के जो डिनोमिनेशन है या फिर कन्वर्जन है वो यूएस डॉलर में हो रहा है। तो यूएस डॉलर तो है ही है किसी भी ट्रेड में, किसी भी कॉन्टिनेंटल ट्रेड या फिर कंट्री वाइज जो भी ट्रेड है, तो यूएस डॉलर वहां पे इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो यूएस डॉलर तो सबसे प्राइम करेंसी है, और मान के चलिए पूरी वर्ल्ड का 50% ट्रेड के अंदर यूएस डॉलर इन्वॉल्व होता ही होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे देन थर्ड नंबर पे जेबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स है, और उसके बाद फिर ये सारी छोटी छोटी करेंसीज है। उसके बाद अगर यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो यूएसडी आईएनआर गोज टू ओनली 1.7%, जो कि बहुत कम है। पूरी दुनिया का ट्रेड का बहुत कम है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता होगा वो यूएस डॉलर्स में होता होगा, तो वो पूरी दुनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के 1.7% है। तो मेजर करेंसी की अगर हम बात करते हैं, सिंगल मेजर करेंसी की, तो एवरीबॉडी नोस कि यूएस डॉलर है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी यूनाइटेड स्टेट्स है, और इनकी इकोनॉमी का साइज है मोर देन 30 ट्रिलियन डॉलर्स। इनका जो जीडीपी साइज है मोर देन 30 ट्रिलियन डॉलर्स है, अप्रोक्सीमेटली होगा 32 to 33। और दिस करेंसी इज बीइंग रेगुलेटेड बाय देयर सेंट्रल बैंक व्हिच इज फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व है, और इस करेंसी को दूसरी उससे क्या बोला जाता है? पॉपुलरली नोन है ग्रीन बैग्स। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर की करेंसी। ठीक है, तो डॉलर रिफ्लेक्ट्स इट्स सब्सटैंशियल इंटरनेशनल रोल एज इन्वेस्टमेंट करेंसी मेनी कैपिटल मार्केट, या फिर रिजर्व करेंसी। बहुत सारे देश यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी भी मानते हैं, और रिजर्व करेंसी यानी अपने अकाउंट्स में इसको मेंटेन करके रखते हैं, इसका सर्टेन पोर्टफोलियो या सर्टेन रिजर्व जो है मेंटेन करके रखते हैं। फिर उसके बाद आता है यूरो। तो यूरो को जो रेगुलेट है वो 19 यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की करेंसी हो गई यूरो हुई, एंड अगर पॉपुलेशन वाइज करते हैं तो 343 मिलियन यूरोपियंस या फिर 3.4 करोड़ लोग होंगे। ठीक है, 10 मिलियन में 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ये होगा 34 करोड़, सॉरी 34 करोड़ हो गया। 34 यूरोपियन इसको ने अडॉप्ट कर रखे। तो लाइक द यूएस डॉलर द यूरो हैज अ स्ट्रांग इंटरनेशनल प्रेजेंस इन द सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, एंड यूरो इज बीइंग मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फ्रैंकफर्ट का है जर्मनी में बेस्ड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो जर्मनी बेस्ड यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करता है। देन ऑन थर्ड वी हैव जापानीज येन, सबको पता है एशियन कंट्री है। सो जापानीज येन इज द थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी। क्यों? क्योंकि जापानीज एक्सपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं, और क्या एक्सपोर्ट करते हैं? मशीनरी के अंदर सबसे ऊपर नाम किसका आता है? जापानीज का, चाहे वो ऑटोमोबाइल मशीनरी हो, या फिर हैवी मशीनरी हो, एयर कंडीशनर हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल मशीनरीज हो, तो जापानीज जापानीज वहां पे बहुत आगे हैं। इसलिए जापानीज के एक्सपोर्ट बास्केट की वजह से जापानीज येन का बहुत ज्यादा रोल है। देन ऑन फोर्थ वी हैव पाउंड स्टर्लिंग भी बोलते हैं, या फिर ब्रिटिश पाउंड भी बोलते हैं। तो अगेन ब्रिटेन इज ऑल्सो अ पावरफुल नेशन, और यहाँ पे करेंसी और इनका एक्सपोर्ट बास्केट भी बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से एटलीस्ट इसका यूरोजोन जो है, जो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहां पे तो इसकी प्रेजेंस वाइडली एक्सेप्टेबल है। तो एटलीस्ट वहां की मार्केट इसको कवर करती है, ये वहां की मार्केट को कवर करता है। तो इसकी वजह से इसलिए वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आफ्टर जापानीज येन द करंटली इज हेवीली ट्रेडेड इन द यूरो एंड द यूएस डॉलर। तो जितना भी यूएस से लेके यूरोप के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, तो वहां ही सबसे ज्यादा यूज होता है, और अक्रॉस द यूरोपियन कॉन्टिनेंट यूज होता है। देन कम स्विस फ्रैंक। तो स्विस फ्रैंक सेफ हेवन करेंसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेफ हेवन करेंसी की वजह से स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, और इनका जो सिंबल है, सिंबॉलिक है, वो है सीएचएफ। तो सीएचएफ है, और इसको सेफ हेवन भी माना जाता है। और आपको पता ही है स्विस बैंक्स आर वेरी फेमस, क्योंकि वहाँ की रेगुलेशन ऐसी है। और कहीं ना कहीं जो स्विट्जरलैंड है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर है, तो इसलिए जो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी रिसेशनरी प्रेशर रहता है, या फिर जो यूरोपियन यूनियन की एज अ कंबाइंड पॉलिसी है, वो स्विट्जरलैंड का इम्पैक्ट उस पर आता नहीं है।
स्विट्जरलैंड पे उसका इम्पैक्ट रहता नहीं है, तो इनकी करेंसी काफी सेफ मानी जाती है और वॉलेटाइल बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एवरी अदर करेंसी। इवन डॉलर से भी बहुत कम, बहुत ज्यादा स्टेबल करेंसी है, तो इसलिए वहाँ का बैंकिंग सिस्टम भी बढ़िया होने की वजह से ये करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड ट्रेड में। देन INR का आपको बताइए कौन रेगुलेट करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which was established through a Reserve Bank of India Act in 1920. Then the next topic is risks faced by the participants in derivatives. तो कौन कौन से रिस्क रहते हैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने से, और फॉरेक्स मार्केट पहले ही मैं बताया तो कैसे ट्रेड होती है, फॉरेक्स में ट्रेड कैसे होता है, ओनली पॉसिबल थ्रू डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स, यही 4 ऑप्शन होते हैं डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए। एंड जिसमें से मोस्ट वाइडली ट्रेडेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो इंडिया में भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इजीली ट्रेड कर सकते हो एज ए इंडिविजुअल या एज ए इंस्टीट्यूशनल, या फिर आप ऑन बिहाफ ऑफ एनीबॉडी एल्स आप इजीली ट्रेड। तो जितने भी डेरिवेटिव से रिलेटेड रिस्क होंगे वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो द इंटरनेशनल करेंसी मार्केट इज अ मार्केट इन विच पार्टिसिपेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बाय एंड सेल डिफरेंट करेंसीज। तो एक तो ये इंटरनेशनल मार्केट है, अनलाइक स्टॉक मार्केट जिसमें डोमेस्टिक अफेयर्स का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, लेकिन करेंसी के अंदर इंटरनेशनल अफेयर होता है, चाहे वो यूएस से कोई न्यूज आ जाए, यूरोप से कोई न्यूज आ जाए, तो सारी न्यूज का इम्पैक्ट यहाँ पे आपको करेंसी से देखने को मिलता है। और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट्स इंक्लूड बैंक्स, कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर, ये सारे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। The international currency market is important because it helps to facilitate global transaction. ये हम already discuss कर चुके हैं। लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेशन एक्विजिशंस, ग्लोबल ट्रेड, ये सारा ही सब कुछ यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के थ्रू होता है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होती कैसे हैं, अगर हम अंडरलाइंग एसेट्स की बात करें, आर सेट ऑफ ट्रांजेक्शन अमंग्स फॉरेक्स मार्केट एजेंट, जिसको आप फॉरेक्स ब्रोकर भी बोलते हो, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इन अ करेंसी यूनिट ऑफ एनी गिवन नेशन ऑफ अनदर नेशन एट एन एग्रीड रेट, ठीक है। तो फॉरेक्स का जो रेट होगा, जो कन्वर्जन रेट होगा, उसके हिसाब से जो फॉरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं उसके थ्रू आप कन्वर्जन या एक्सचेंज कर सकते हो। देन बेसिक्स ऑफ करेंसी मार्केट एंड पेक्युलरिटीज इन इंडिया। पेक्युलरिटीज मतलब पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर कैसे इसके एप्लीकेबल होते हैं वो समझ लेते हैं। सो करेंसी पेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अनलाइक एनी अदर एसेट, the most significant part of the currency market is the concept of currency pairs. currency मतलब pairs मतलब जब एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करानी होती है तो उसका जो कोटेशन होती है, पूरा प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर, उसको हम बोलते हैं करेंसी पेयर। while initiating a trade you buy one currency and sell another currency। मान के चलिए आपको इंडिया और जापानीज INR और जापानीज येन में करना है, तो INR को आप सेल करोगे, जापानीज येन को आप बाय। So therefore the same currency will have a different value than every other currency. For example, the same USD is valued at 83 against INR। मतलब इंडिया में 83 है यूएस डॉलर की, लेकिन जापानीज येन की बात करें तो वहां पे जापान में 142। जापानीज करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी से कम है, इंडियन करेंसी से कम है, ऑल्दो उसकी डिमांड ज्यादा है, फिर भी उन्होंने इसकी वैल्यू को कम रखा है। सो इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, जब हम एक पेयर की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी पेयर, तो उसमें एक बेस करेंसी होती है, एक कोटेड करेंसी होती है। तो बेस करेंसी कौन सी होती है, बेस करेंसी इज द करेंसी दैट इज प्राइस्ड एंड इज अमाउंट इज फिक्स्ड जनरली एट 1 यूनिट। तो मान के चलिए अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 यूएस डॉलर की आईएनआर में वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 यूएसडी क्या हो गया, बेस करेंसी। बेस करेंसी, तो बेस करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें आप सिंगल यूनिट की बात करते हो, जिसकी सिंगल यूनिट की वैल्यू जब दूसरी करेंसी में निकाली जाती है, तो दूसरी करेंसी कौन सी हो जाती है, कोटेड करेंसी। तो कोटेड करेंसी प्राइस इज द बेस करेंसी एंड इट्स अमाउंट वेरीज एज द प्राइस ऑफ बेस करेंसी वेरीज इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर यूएसडी आईएनआर की हम बात करेंगे, ऐसे यूएसडी जेपीवाई की हम बात करेंगे, तो एक यूएस डॉलर में 142 जेपीवाई है, तो ये बेस करेंसी हो जाएगा, और ये कोटेड करेंसी होगी। कोटेड करेंसी वो हो जाती है तो बेस करेंसी को वैल्यू देती है, जो बेस करेंसी को वैल्यू देती है वो होती है कोटेड करेंसी, उसको कोट किया। देन द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया टिपिकली टेक्स प्लेस ओवर द काउंटर। ये ओवर द काउंटर क्या होता है, आमने सामने बैठ के, मतलब कोई रेगुलराइज मार्केट नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है, तो ये ओवर द काउंटर होती है, टेबल पे बैठ के होती है आराम से। फॉर स्पॉट, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स, तीन के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, रेगुलराइज होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप्स और स्पॉट। स्पॉट मतलब अदला बदली, हाजिर बाजार में, मतलब जो
रियल टाइम एक्सचेंज है, रियल टाइम एक्सचेंज है, उसको हम स्पॉट मार्केट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड, स्वैप्स एंड स्पॉट्स तीनों ओटीसी प्रोडक्ट है। और कैसे होता है? मेजर ट्रेडिंग वेन्यूज फॉर द इंटरबैंक स्पॉट मार्केट आर रिफिनिटिव D2 एंड फॉरेक्स एफएक्स। ठीक है, तो ये किसका है? ये रूटर्स का है, ये रूटर्स का प्लेटफॉर्म है, थॉमसन रूटर्स का है। और एक फॉरेक्स क्लियर है, व्हाइल फॉरेक्स स्वैप्स आर लार्जली ट्रांजैक्टेड आउटसाइड प्लेटफॉर्म ऑन अ बायलैटरल बेसिस। मतलब आमने सामने बैठ के ये बायलैटरल बेसिस पे दो लोगों के मिलने से, दो लोगों के एक्सचेंज से आप स्वैप, स्वैप माने कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, एक के बदले दूसरा, स्वैप माने कन्वर्जन होता है, एक्सचेंज होता है या कन्वर्जन होता है। ठीक है, अनलाइक दीज फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस, मैंने आपको बताया था एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इंडिया में दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो वी विल टॉक अबाउट एनएससी एंड बीएससी ओनली, लेट्स फॉरगेट अबाउट मेट्रोपॉलिटन। देन ऑप्शंस आर ट्रेडेड बोथ ओटीसी एज वेल एज एक्सचेंज, लेकिन हमें अगर इजीली ट्रांजैक्शन करनी है तो आई वुड रिकमेंड एक्सचेंजेस, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है और रेगुलराइज होता है, एंड भी यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो गारंटीड होती है। जनरली देयर आर टू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ द ओटीसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक माने जो बैंक आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करते हैं, वो ज्यादा एक्चुअली ट्रांसपेरेंट रहता है, बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है, और वहां पे मार्जिन ऑफ एरर या फिर मार्जिन, मतलब आप कह सकते हो ना, जैसे अनरेगुलराइज नहीं है, पूरी रेगुलराइज है, बैंकिंग सिस्टम सारा रेगुलराइज होता है, और वहां पे चेक पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो इंटरबैंक मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरबैंक सेगमेंट आर बैंक्स होल्डिंग ऑथराइज्ड डीलर लाइसेंसेस अंडर द फैमा एक्ट। इस एक्ट के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो बैंक्स है यहाँ पे, और बैंक्स ने ऑथराइज्ड डीलर का लाइसेंस ले रखा है, यानी वो वाले बैंक जो फॉरेक्स में डील आउट कर सकते हैं। Transactions in this segment are conducted through trading platform provided by Clearing Corporation of India Limited या फिर Refinitiv etc. तो ये भी अगेन गवर्नमेंट बॉडी है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या तो इसके थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, ये सेटलमेंट कराता है, या फिर डिफिनिटिव सेटलमेंट कराता है। बिफोर बीइंग सेटल्ड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर कैश टॉम, मतलब टुमारो, स्पॉट एंड फॉरवर्ड यूएसडी आईएनआर ट्रांजैक्शन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मल्टीलेटरल नेटिंग। नेटिंग क्या होती है? नेटिंग क्या होती है? प्लस माइनस करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हिसाब से चीजों को सेटल आउट करती है, या फिर ट्रांजेक्शन को डन करती है। मान के चलिएगा ए से बी को $200 लेने, फिर बी से सी को $300 लेने थे, तो सी से डायरेक्ट लेके ए को दे देगी और बी के अकाउंट में 100 डाल देगी, तो ये नेटिंग होगी। नेटिंग यानी सेटलमेंट करा के देना, चीजों को स्क्वायर ऑफ करा के देना। देन दूसरा तरीके, दूसरी मार्केट कौन सी है? मर्चेंट एंड रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट में कौन आएगा? फॉरेक्स ब्रोकर हो गए छोटे मोटे, और जो कि रिटेल ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं। तो द रिटेल फॉरेक्स मार्केट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स, आपके और मेरे जैसे। द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज हाउएवर लेस। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कितने डॉलर ले लेंगे? $1000, $1,00,000, लेकिन बैंकिंग के अंदर क्या होता है? करोड़ ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती है। However, less than the interbank market, as per the transaction value is very low. Majority of the merchants are price takers and banks are price givers. तो मर्चेंट मार्केट के अंदर जो डीलर्स हैं, तो अगर मैं फॉरेक्स डीलर्स की बात करूं, तो ये भी प्राइस कहाँ से लेते हैं? ये भी जो सप्लाई करते हैं, फॉरेक्स को कहाँ से करते हैं? वो बैंक से ही लेते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट मार्केट के ऊपर इंटरबैंक मार्केट है, ऊपर इंटरबैंक मार्केट वाले इनको सेल ऑफ करते हैं, फिर ये आगे रिटेलर्स को सेल ऑफ करते हैं। तो चेंज चल रही है ऐसे। फर्स्ट इज इंटरबैंक, या फिर जिसको आप बैंक्स बोलोगे। बैंक से कौन बाय करता है? ये फॉरेक्स मर्चेंट या फिर फॉरेक्स ब्रोकर। और फिर फॉरेक्स मर्चेंट किसको देता है? रिटेलर्स को। जैसे आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए चाहिए, तो ये उनको डील आउट करते हैं। तो मेथड ऑफ डीलिंग क्या है, वे ऑफ डीलिंग क्या है? तो टू वे कोड्स देता है इंटरबैंक, टू वे कोड देता है। एक देता है बिड प्राइस फॉर कोटेड फॉर बाइंग, एंड एक देता है ऑफर प्राइस या आस्क प्राइस कोटेड फॉर सेलिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेलर्स ही होते हैं, और ये जो सेलिंग प्राइस है इज ऑलवेज हाई और इज ऑलवेज लो, तभी तो उनका स्प्रेड बैठेगा, तभी तो वो प्रॉफिट करेंगे। सेलिंग इज ऑलवेज हाई, बाइंग इज ऑलवेज एट लो। ठीक है, so these prices are always from the perspective of the market maker यानी banks, and not from the perspective of the price taker यानी retailers या फिर forex dealer. So let us understand it with an example. Suppose a bank quotes USD INR spot कितना चल रहा है? 75,550 या फिर 75,600।
ठीक है, टू अ मर्चेंट इन दिस कोर्स 75,550 इज द बिड प्राइस। भैया अगर तुझे मर्चेंट को बेचना है बैंक्स को तो वो बेचेगा इतने में, लेकिन अगर उसको खरीदना है तो खरीदना पड़ेगा उसको। तो कितना आ गया 0.05 का स्प्रेड आ गया। ये बैंक का प्रॉफिट हो गया, ये बैंक का प्रॉफिट है। तो बिड प्राइस और ऑफर प्राइस में हमेशा डिफरेंस है। देन हम जनरली न्यूज में सुनते रहते हैं कि ये करेंसी एप्रिशिएट हो गई, दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। सो वेन एवर द बेस करेंसी बायज मोर ऑफ द कोटेशन करेंसी, तो उसका क्या मतलब होगा, द बेस करेंसी है स्ट्रेंथन और एप्रिशिएटेड। तो बेस करेंसी यूएसडी आईएनआर के अंदर बेस करेंसी कौन सी है, यूएसडी आईएनआर के अंदर बेस करेंसी हो गई यूएसडी, क्योंकि हम बात करते हैं 1 यूएसडी की वैल्यू कितनी हो गई, मान के चलो एट प्रेजेंट 83 चल रही है, तो ये बेस करेंसी हो गई। आईएनआर कौन सी हो गई, कोटेड करेंसी हो गई। तो अगर मान के चलिए जब बेस करेंसी ज्यादा कोटेड करेंसी खरीद सके तो यही तो अप्रिशिएट करेगी, यानी आईएनआर अब हो गया 85 रुपीज, मान के चलिए लेट्स सपोज, तो $1 के बदले ज्यादा आईएनआर आ रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है और रूपी क्या हुआ है, ये डेप्रिशिएट हुआ है, इसकी वैल्यू घटती जा रही है, एंड द कोटेशन करेंसी हैज वीकन्ड और डेप्रिशिएटेड। ठीक है, मार्केट टाइमिंग की बात करते हैं तो 9 o'clock टू 5 PM है, जो एक्सचेंज की टाइमिंग है इंडिया के अंदर वो 9 o'clock टू 5 PM है। However, the merchants, जो रिटेल मार्केट है, the market is open from 9 AM to 4:30 PM. The last half an hour is meant only for interbanking dealings for bank to square off excess position. ठीक है, आधा घंटा उन्होंने रिजर्व रख रखा है, जो भी उनका पूरे दिन का ट्रांजैक्शन है उसको सेटल आउट करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए पोजीशंस को, और अपनी चीजों को नेटिंग करने के लिए उन्होंने हाफ एन आवर को रिजर्व कर दिया। देन फॉरेक्स रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं एक बार देख लीजिए। द बेस रेट इज द रेट derived from the ongoing market rate, which is buying and selling rates are quoted for merchant transaction। जो बैंकर्स जो मर्चेंट्स को कोट करते हैं, एक तो वो तरीका है। द इंटरबैंक रेट्स आर नॉर्मली फॉर स्पॉट डिलीवरीज एंड आर कंसिडर्ड एज बेस रेट। तो इंटरबैंक रेट्स क्या होते हैं, बैंक्स, देखिए जो बैंक्स की आपस में ट्रांजेक्शन होती है वो होती है फिजिकल करेंसी की। मान के चलिए एक बैंक को 10 लाख चाहिए, $1 मिलियन चाहिए, तो वो फिजिकल करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि उनको फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन नहीं, उनको डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन नहीं करनी, वो स्पॉट, स्पॉट मतलब हाजिरी, एकदम से अदला बदली करना, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स को हम स्पॉट बोलते हैं। तो जो भी वो प्राइसेस चलते हैं उसी को ये कह रहे हैं कि वो बेस रेट मान के चलते हैं, कि इंटर बैंक में आजकल आज की तारीख में अगर ये भाव चल रहा है, मान के चलिए 83 रुपीज चल रहा है डॉलर, तो ये तो बेस प्राइस माना जाएगा। अब जिसको भी प्रॉफिट कमाना है वो 83 के आसपास कमाएगा, 83 से ऊपर ही कोट करके कमाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंटर बैंक रेट है, बैंकिंग रेट ही यही है ना। Hence, for quoting rates for merchant transaction on a cash basis, the base rate will be adjusted to the extent of cash or spot differences। तो आपका जो भी कमीशन है, जो भी प्रॉफिट है, वो आपको बेस रेट यानी इंटरबैंक रेट पे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कैसे, या तो प्राइस डिस्कवरी होती है, द इंटरबैंक प्राइस डिस्कवरी हैपेंस ऑन मेजर ट्रेडिंग वेन्यूज फॉर द इंटरबैंक स्पॉट मार्केट सच एज रिफिनिटिव, और मैं खुद बता चुका था पहले, or FX clear. So these platforms offer order matching as well as negotiated mode। तो अब जो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होता है, समझने वाली बात ये है कि ये भी ट्रांजैक्शन जो है ये भी ऑनलाइन होती है, ये भी ऐसा नहीं है कि यू हैव टू सिट ऑन द टेबल फेस टू फेस, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है। यहीं पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी आप रेट्स को डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मान के चलिए आप किसी बैंक को $1 मिलियन खरीदने, तो दे विल बाय अ दे विल पंच अ बाय ऑर्डर ऑन रिफिनिटिव प्लेटफॉर्म कि दे वांट $1 लाख। अब कोई कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक है जिसको $1 लाख को कैश आउट कराना है, तो दे विल पंच अ सेल ऑर्डर ऑफ 1 मिलियन US डॉलर्स ऑन रिफिनिटिव प्लेटफॉर्म, और ऐसे ऑर्डर जो है वो मैच कर जाएगा थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और दूसरा होता है FBIL रेफरेंस रेट। तो FBIL क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी एक एजेंसी है। द रेफरेंस रेट फॉर USD INR एंड अदर मेजर करेंसी आर कंप्यूटेड एंड डिसेमिनेटेड, मतलब फैलाना, बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क FBIL। FBIL इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द RBI एज एन इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर and has assumed the responsibility of computation and dissemination of reference rates for USD INR, GBP INR, Euro INR। तो 4 वाइडली ट्रेडेबल करेंसीज का जो कंप्यूटेशन है, जो एक्सचेंज रेट कंप्यूटेशन है, वो भी FBIL करती है, एंड FBIL itself is a independent benchmark administrator। देन कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे फॉरेन करेंसी मार्केट्स या फिर फॉरेन करेंसीज को या फिर करेंसी पेयर्स को इम्पैक्ट करता है। सो द की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन करेंसी प्राइसेस या फिर करेंसी मार्केट है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले आ गया जीडीपी। तो जीडीपी आप लोगों को पता ही है, सकल उत्पाद, मतलब एक देश के अंदर, एक देश की टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है चीजों का, सर्विसेज का, गुड्स का एंड गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, एक कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। So GDP represents the total market value of all the final goods and services produced in a country within a given year. तो मान के चलिए अगर जीडीपी बढ़ेगा तो उस देश की करेंसी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां की देश की ग्रोथ अच्छी आ रही है और वहां पे कंजम्पशन और वैल्यू दोनों ही अनलॉक हो रही है। इसका मतलब क्या है, वहां की करेंसी की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट होगी। तो मान के चलिए जो $1 आपको 83 रुपीज का मिलता था, उसका अगर जीडीपी हमारी बढ़ेगी तो वो 81 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। A GDP growth rate higher than the expected means a relative strengthening of the currency of that country, assuming everything else remains the same. तो जीडीपी अगर बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी जीडीपी उतना ही राइज करेगा। अगेन वही है, डिमांड एंड कंजप्शन वहां पे भी ज्यादा होगी। तो अगेन अगर आईआईपी बढ़ेगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो डोमेस्टिक करेंसी या फिर कोटेड करेंसी जो है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। So shows a change in the production in the industrial sector of an economy in comparison with a fixed reference point in the past. In India, the fixed reference point is 2011-12 के हिसाब से देखते हो, a healthy IIP number indicates industrial growth, which result in the relative strengthening of the currency of that currency. Then comes the CPI, जिसको इन्फ्लेशन की फिगर्स भी बोलते हैं। तो एक बात समझिएगा, ये तो सबको ही पता है, अगर किसी भी देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर महंगाई बढ़ती है जोरों से, तो मनी की वैल्यू गिर जाती है। महंगाई बढ़ती है तो मान के चलिए हम 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदते थे, अब 1 रुपए में 1 टॉफी आती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी चीजें महंगी हो रही है, तो यानी मनी की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कोटेड करेंसी या फिर आईएनआर की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। और वहीं पे अगर इन्फ्लेशन गिरता है, महंगाई कम हो रही है, तो 1 रुपए में जहां हम 2 टॉफी खरीदते थे अब 3 खरीद पाएंगे। तो यानी हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। तो सीपीआई इज अ स्टैटिस्टिकल टाइम सीरीज मेजर ऑफ वेटेड एवरेज प्राइसेस और स्पेसिफाइड सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सीपीआई है एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिनकी वैल्यू को मेजर करता है और प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट से मेजर करके ये बताता है कि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एज पर द डिमांड वो बताता है। So the indicate measures the level of inflation. मैं वही बोल रहा था, inflation in the economy for the basket of goods and services. A rising CPI means rising prices for goods and services and is an early indicator of inflation. ठीक है? So if rising CPI means likely increase in interest rate by the central bank, the currency may strengthen in the short term but may start weakening in the long run as rising inflation and rising interest may start hurting the growth of the economy. Simple. फिर उसका रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, अगर एक बात मान के चलिए, अगर किसी भी देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, कोई भी देश जो है या किसी भी देश की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक तब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है जब वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, महंगाई ज्यादा होने लगती है, ताकि बोरिंग्स और लोन मार्केट जो है वो महंगी की जा सके और सिस्टम्स के अंदर से जो मनी है, जो मनी का फ्लो है वो स्क्वीज आउट कर लिया जाए, जिससे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। और अगर एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तब आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा साइकिल होता है, ये साइकिल बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। ये लंबे समय के लिए इन्फ्लेशन रहता नहीं है और लंबे समय के लिए इंटरेस्ट रेट भी नहीं रहते बढ़े हुए, तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। इसीलिए जो करेंसी की जो स्ट्रेंथनिंग होती है ना वो भी उसी पीरियड में होती है जब जहां पे पूरा जो सिनेरियो है चेंज हो रहा होता है। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन इन्फ्लेशन कंसेप्ट। अगेन वही, फॉर एग्जांपल अगर 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो मतलब ये बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं जिसकी जो टेन्योर है वो 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है, यानी सरकार ने आपसे 10 साल के लिए जनता से पैसे उधार लिए, तो मान के चलिए उन्होंने जो रेट दिया वो दिया 6.5% एंड द इन्फ्लेशन इज एट 2%, यानी महंगाई केवल 2% से बढ़ रही है, तो आपकी जेब में तो 4.5% आ रहे हैं ना। मतलब अगर कोई भी चीज 2% सालाना से महंगी हो रही है लेकिन सरकार आपको उसके बदले 6.5 दे रही है, तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 4.5%। सो नॉर्मली दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन, हाँ ये बिल्कुल पॉजिटिव है। That is why it is seen that whenever the RBI hikes the rate, the INR sees an appreciation, वही मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, because
The higher of interest would have increased the real rates of interest proportionately. This is also another portfolio angle to this. When real interest rates are high, we see more flows into debt and foreign portfolio investors. As more dollar flows in, the additional supply of dollars in the market tends to make the IMF strong. ठीक है, तो जब गवर्नमेंट डेट महंगा होता है तो लोग क्या करते हैं, डेट मार्केट में पैसा लगा देते हैं, गवर्नमेंट के पास ही पैसा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा ब्याज देती है और उससे क्या होता है कि जो मनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मार्केट के अंदर इतना मनी का फ्लो रहता ही नहीं। देन करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड ट्रेड डेफिसिट्स, तो क्या होते हैं ये भी देखिए। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारे कुछ इंपोर्ट बिल्स होते हैं, कुछ इंपोर्ट बिल्स होते हैं और कुछ एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर हम इंपोर्ट करते हैं 5 करोड़ का और एक्सपोर्ट करते हैं 4 करोड़ रुपीज का, तो यानी 1 करोड़ का तो डेफिसिट है। मतलब 1 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा करेंसी हमें चाहिए होगी, इंटरनेशनल करेंसी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट जो है आप डॉलर में करोगे और एक्सपोर्ट भी डॉलर में करोगे, तो हमें 1 करोड़ रुपए का जो डॉलर है वो हर साल एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो उससे क्या हमारी करेंसी डिवैल्यू नहीं होगी, हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी। So the excess of imports over exports is known as trade deficit, is a key factor to track as it influences the direction in which the currency trade। इसलिए आप देखोगे जो हमारा रुपी है डॉलर के अगेंस्ट में आज 83 हो गया। जब हम छोटे हुए करते थे वो 40 पे होता था, फिर 45 पे आया, फिर 50 आया, फिर 60 आया, फिर 70 आया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है लेकिन इंपोर्ट्स और तेजी से बढ़ता है। और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है, फिर पेट्रोकेमिकल हमारा इंपोर्ट है। तो ये बहुत, इसलिए ही मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए थे ताकि हमारी इंपोर्ट बिल्स जो है वो कुछ कम हो सके और हमारी करेंसी स्ट्रेंथन हो सके। उसके बाद नॉन फार्म पेरोल्स, ये यूएस का कंसेप्ट ज्यादा है। ये यूएस के कुछ आई वुड से कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जिसको मेजर आउट करने से करेंसीज की परफॉर्मेंस का पता चलता है कि आगे जाके करेंसी कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो पेरोल्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट डेटा। बस इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट डेटा। और ये यूएस का फैक्टर है, यूएस यूएस वाले इसको रिलीज करते हैं, यूएस का लेबर डिपार्टमेंट इसको रिलीज करता है। तो नॉन फार्म पेरोल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जॉब्स एडेड और लॉस्ट इन द इकोनॉमी ओवर द लास्ट मंथ, एक महीने का आता है, नॉट इंक्लूडिंग जॉब्स रिलेटेड टू फार्मिंग इंडस्ट्री। सब पता है, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? स्किल्ड जॉब्स की बात कर रहे हैं, स्किल्ड जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, हाउस होल्ड जॉब और एम्प्लॉइज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट असिस्ट इंडिया। A rising positive number means that the economy is adding jobs and the currency is good। तो यानी NFP अगर नॉन फार्म पेरोल बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी इज बूमिंग एंड आपकी करेंसी जो है फिर वो बूम करेगी। उसके बाद रिटेल सेल्स, अगेन मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बताता है, कंजम्पशन पैटर्न को बताता है, डिमांड एंड कंजम्पशन कैसी चल रही है लोकल मार्केट में। तो इट इज अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर एंड शोज हाउ स्ट्रांग इज कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंजम्पशन क्या चल रही है। A retail sales number higher than the expected may mean a relative strengthening of the currency of that currency। तो ये भी यूएस का डेटा है, यूएस वाले इसको रिलीज करते हैं। तो अगर रिटेल सेल्स मोर देन एक्सपेक्टेड आता है तो यूएस डॉलर एप्रिशिएट करता है, लेकिन अगर रिटेल सेल्स पहले के मुकाबले कम आती है तो यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट आपका करेगा। देन सेंट्रल बैंक के एक्शंस हैं वो क्या है? पॉलिसी रेट्स होते हैं, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, कैश रिजर्व रेशियोज। तो वो रेशियोज को जो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर मनी मनी को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका भी फर्क पड़ता है। सो द मार्केट आल्सो ट्रैक्स द मिनट्स। मिनट्स माने जो भी वहां पे मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है मिनट्स की फॉर्म में। तो डिस्कशन ऑफ द मीटिंग इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। मिनट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक मीटिंग एंड की पॉलिसी डिसीजन, ये आरबीआई का भी आता है और ये फेडरल रिजर्व का भी आता है जो यूएस का सेंट्रल बैंक है। Some of the important announcements from the central bank meetings are there: interest rate decision यानी repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio और एक और होता है SLR, statutory liquidity ratio। ये इतना volatile नहीं होता है और जो repo rate और reverse repo rate है वो बहुत volatile होते हैं। So the market are actively, the market also looks actively forward to the central bank's perspective on the state of the economy। तो जब भी इकोनॉमी या फिर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन को उन्हें कंट्रोल करना होता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को राइज करते हैं, अदरवाइज वो इंटरेस्ट रेट को डेप्रिसिएट करते हैं। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.